चलो यस, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। जल्दी से आ जाओ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे बेटा इन बिटवीन वाले, उसको स्किप करके आगे प्रोसीड करते रहेंगे, तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं एट द अर्लीस्ट। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। पेज यार मुझे नहीं पता कौन सा है, देख लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 1 79 क्वेश्चन नंबर 1। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ध्यान से सब सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। मेजरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है आपसे, सो बी रेडी फॉर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। पूछता है, वो वाला टॉपिक है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, चल आरव स्टार्ट कर फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से सुनोगे, बोल रहे हैं हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये है बेटा हेलो एल्केन R CH2Cl इज अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NuH के साथ एंड इट फॉर्म्स RCH2Nu एंड Cl HCl की फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द केस ऑफ हेलो एल्केन्स। अगर मैं हेलो एरीन्स की बात करता हूं तो दीज आर द हेलो एरीन्स बेटा। This is haloarine. Haloarenes undergo the इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ऑर्थो और पैरा पे आके अटैच होता है। बोल रहे हैं व्हाई इज इट सो, दिस इज द क्वेश्चन। बेटा बिकॉज ऑफ द रीजन जो हेलो एल्केन में कार्बन एटम है, दिस पर्टिकुलर कार्बन एटम इन हेलो एल्केन is more electron deficient compared to that of the carbon atom in the haloarenes. अगर हेलोएल्केन में देखोगे तो इस पे क्या चार्ज होता है, प्लस चार्ज। बट हेलोएरीन वाले कार्बन्स पे if you would have seen there is a delta negative charge that is being developed at the ortho and पैरा पोजीशन। तो बेटा जहां पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब पहले से ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो हर समय क्या चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को अटैच करवाना चाहेगा, इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियोफाइल दैट इज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशी कमिंग एंड अटैकिंग ओवर टू इट। Because of that particular reason, what we say that haloalkanes undergo electrophilic substitution, whereas nucleophilic substitution, whereas haloarenes which contain a benzene ring, they always go for electrophilic substitution reactions. Because the carbon atom in haloalkanes is more electron deficient, meaningly more positively charged compared to that of the carbon atom in haloarenes which is having the positive charge on them. समझ गए बात? पक्का? चलें आगे? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी बेटा कुछ इसी से रिलेटेड है, दैट हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये तो मैं जब आपको रिएक्शन करवा रहा था उसी टाइम पे मैंने 3 रीजंस आपको बताए थे, इफ यू रिमेंबर। ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो आपसे, if you reacted with nucleophile, we say that there is बोल रहे हैं why is it so, this is the question. Why is it so that there is no reaction, or you can say that haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution. Why is it so, this is the question. तो बच्चा सबसे पहला और फॉरमोस्ट रीजन अगर मैं बोलूं, 3 रीजंस थे। हेलोएरीन्स बेसिकली अंडरगो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड नॉट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज हेलोएरीन्स में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहली चीज रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, एंड रेजोनेंस की वजह से कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। तो फर्स्ट रीजन इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस इन इट। partial double bond character between CCl, between carbon halogen bond। ठीक है, इसको आपको रेजोनेंस प्रॉपर बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। डोंट एक्सपेक्ट दैट कि बिना रेजोनेंस के यू वुड गेट द फुल मार्क्स। यू शुड शो प्रॉपर रेजोनेंस, जो आपके पास रेजोनेंस होता है इसमें।
मैं फिर से बता रहा हूं, बना रहा हूं, अगर किसी को रेजोनेंस में दिक्कत है तो यू कैन सी ओवर हियर। ये है क्लोरोबेंजीन। इसके रेजोनेंस में हमने क्या सीखा था? लोन पेयर से डबल बॉन्ड बाहर आके अगेन नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाता था? डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव चार्ज प्लस डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके फिर से नेगेटिव चार्ज। फिर से वही काम, नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके अगेन नेगेटिव चार्ज। एंड लास्टली बेटा नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड वापसी से ऊपर जाएगी टू क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज। पांच स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर एक बनेगा जिसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं हम। तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ये बनेगा Cl with a partial double bond character, this thing। ठीक है। तो पहला रीजन होता है बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन द CCl बॉन्ड, दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल या दिस थिंग डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड चीज, सेकेंड रीजन ये कहता है बेटा दैट द कार्बन X bond in the case of haloalkanes क्या होती है? इट इज कार्बन sp3x बॉन्ड होती है बेटा हेलोएल्केन्स में, क्योंकि हेलोएल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होती है। हेलोएरीन्स में डबल बॉन्ड होती है, तो दैट इज कार्बन sp2x बॉन्ड इन द केस ऑफ हेलोएरीन्स। तो बेटा क्या सीखा था हमने? दैट कार्बन sp2x बॉन्ड जो होती है वो शॉर्टर होती है और स्ट्रॉन्गर होती है। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट कंपेयर टू दैट ऑफ टू ब्रेक द बॉन्ड इन हेलोएल्केन्स। सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन कहता है बिकॉज ऑफ पॉसिबल repulsions between negatively charged arene ring and negatively charged nucleophile। दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल का एरीन को अप्रोच कर पाना या अटैक कर पाना क्या होता है? डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इट इज डिफिकल्ट फॉर द हेलोएरीन टू गो फॉर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्रॉपर 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, इट कम्स इन द 3 मार्क्स, डायरेक्ट 3 मार्क्स में आ जाता है। तो जब तक तीनों पॉइंट्स प्रॉपरली नहीं लिखोगे यू वुड नॉट बी गेटिंग 3 मार्क्स फुल। और सेकंड में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वहां पे मैंने छोड़ दिया एक्सप्लेनेशन, आप लिखोगे दैट कार्बन sp2x बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन sp3x बॉन्ड बिकॉज ऑफ विच इट इज डिफिकल्ट टू क्लीव और ब्रेक। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। क्या हुआ बेटा, बोल।
हो गया। चले आगे। रेजोनेंस ध्यान से बनाना, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, फिर से बता देता हूं रेजोनेंस, बट इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ अस रेजोनेंस, क्योंकि हर चैप्टर में रेजोनेंस आएगा ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर्स में और मल्टीपल टाइम्स आएगा, तो इट शुड बी थॉरो टू यू दैट हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस फॉर द क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, इन सब का रेजोनेंस हम यूज करते रहेंगे बार बार। चले बेटा आगे, क्लियर है? लेट्स मूव ओवर टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। कर लिया नोट डाउन? जल्दी से कर ले, कर लूँ सर। जब तक यू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, ये आप कर चुके हो। रिटेंशन एंड इन्वर्जन का क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है, क्या होती है रिटेंशन इन्वर्जन, टेल द पॉइंट, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। रक्षित थोड़ा जल्दी से लिखा कर बेटा, बार बार यही बोलता हूँ, तेरे लिए ही वेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट पेज में जब मैं लिखवा रहा हूँ तो साथ साथ नोट डाउन करेगा समझते हुए। गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। क्या बोलते थे, कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हो रही है और उसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है इट अटैचेस टू द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर द लीविंग ग्रुप हैव लेफ्ट, देन दैट वी कॉल इट टू बी रिटेंशन। और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है इट कम्स इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द लीविंग ग्रुप हैव लेफ्ट, देन इट वी कॉल इट टू बी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और एक और टर्म पढ़ी थी इसमें, दैट इक्विमोलर अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन आई कॉल इट टू बी रेसिमिक मिक्सचर। अगर दोनों का इक्विमोलर अमाउंट होता था रिटेंशन का और इन्वर्जन का, तो हम उसको क्या नाम देते थे, रेसिमिक मिक्सचर का नाम देते थे। ठीक है, हो गया अक्षित? चलो भाई, उसी क्वेश्चन को 2-3 बार लिख रहा है क्या? एक ही बार लिख रहा है ना? ठीक है, चलो आरव पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, सुनेंगे अच्छे से भाई। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जो पढ़ रहे थे वहां से स्टार्ट करेगा ना। अनरिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसको ठीक कर लेना। अनरिएक्टिव, अगर क्रिएटिव लिखा है तो अनरिएक्टिव कर देना उसको। विनाइल क्लोराइड इज अनरिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, ध्यान से देखोगे बेटा अच्छे से। सो विनाइल क्लोराइड होता क्या है, दिस इज विनाइल क्लोराइड बच्चा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, दिस इज विनाइल क्लोराइड।
विनाइल क्लोराइड बोल रहे हैं अनरिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। वाई? क्योंकि बेटा विनाइल क्लोराइड बेसिकली अंडरगोज द रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से विनाइल क्लोराइड में भी CCl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाती है, और पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट ओइंग टू इट्स स्ट्रॉन्गर नेचर। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन इट डज नॉट। So this is a lone pair over here, lone pair over here and lone pair over here. So ये lone pair यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आके नेगेटिव चार्ज बनाती है, तो क्या बनता है CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड Cl, और इस पे प्लस चार्ज बेटा। अब इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? Equivalent structure of it would be CH2, CH, Cl and a delta positive, delta negative. Since ये वाला जो partial double bond है बेटा, इसको break करना is difficult because of the partial double bond character of it. That's why it is less reactive. बोलो बच्चा, आर वी ऑल क्लियर विद दिस? पक्का? चलें आगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th, पढ़ बेटा 4th। Nucleophilic substitution in aryl halide is facilitated by electron withdrawing group like nitro, or why does nitro group shows its effect only at ortho and para position and not at meta position? That is the question. मैं क्वेश्चन याद दिलाता हूं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो अपने आप ऑटोमेटिकली शायद समझ में आ जाए। देखो हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, क्लोरोबेंजीन है, इसकी जब हम लोगों ने बेटा एक्वस NaOH से रिएक्शन करी थी, that was being taking place at a very high temperature of 623 Kelvin and 300 ATMs because partial double bond होता है, ब्रेक करना डिफिकल्ट होता था। बट अगर आप हाई टेम्परेचर प्रेशर पे रिएक्शन करते थे फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तब आपको क्या मिल जाता था? OH मिलता था। ऐसा ही था ना? और मैंने क्या सिखाया था, अगर इस रिएक्शन को आपको माइल्डर करना है, रिएक्शन थोड़ी इजी करनी है, तो व्हाट वी कैन डू, वन ऑफ द फैक्टर वाज द पॉसिबल रिपल्शन फैक्टर, दैट इज यहां पे जो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, अगर हम इस डेल्टा नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर दें या न्यूट्रलाइज कर दें तो रिएक्शन वुड बिकम इजियर। यही था। और उसके लिए हम क्या करते थे, वी अटैच द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप्स। यहां पे हम अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा लेते थे तो रिएक्शन बिकम्स इजियर। वही क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज इट सो? बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इफ इट इज बीइंग अटैच्ड टू द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी high, then it would withdraw the electron density from there and the reaction would become easier. This is the question what they are telling us. तो अगर इस पोजीशन पे बेटा Cl, अगर मैं तीनों पे NO2 लगा लेता था, इफ यू रिमेंबर, तो वो नॉर्मल वार्म वाटर से भी रिएक्शन हो जाती थी। तो हम क्या कहते थे, फर्स्ट aqueous NaOH with warm water followed by एसिडिफिकेशन, जिससे हमें क्या मिलता है, अरे क्या हो गया, OH, NO2, NO2 and NO2. So why this happens? Because nitro is a withdrawing group. It withdraws the electron charge density from the position where the negative charge is very high. So if we attach it either at ortho or at para, it would withdraw the electron density from there, making the reaction to be easier. समझ गए बात अच्छे से? और पूछ रहा था why do nitro group shows its effect at ortho and para? क्योंकि बेटा जब नेगेटिव चार्ज ही ऑर्थो पैरा पे है तो ऑफ कोर्स सी बात है, विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे अटैच करोगे तभी तो वो अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, अदरवाइज तो इफेक्ट दिखा पाना पॉसिबल ही नहीं है।
होपफुली आई एम क्लियर विद दिस. ठीक है. नाउ मूविंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5th, अगेन एन इजी क्वेश्चन. पढ़ियो आ रहा 5th बेटा. Why chlorobenzene is ortho-para-directing in electrophilic aromatic substitution reactions? बेटा पहली बात, क्लोरोबेंजीन का अगर मैं रेजोनेंस देखता हूं तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस पे यू कैन क्लियरली सी दैट द नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डेवलप्ड आइदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट द पैरा पोजीशन. तो बेटा जब नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप. तो नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप तो वहीं पर जाके अटैक करेगा ना जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, एंड नेगेटिव चार्ज इज एट द ऑर्थो एंड पैरा. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन वी से दैट क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये है. अगर मैं क्लोरोबेंजीन दिखाऊं तो ये, और इसके चार्जेस दिखाऊं तो डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस. और इफ आई गो फॉर द रिएक्शन किससे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है? टू प्रोडक्ट्स वी गेट, Cl with an electrophile and Cl with an electrophile. So we get two products, one of ortho and one of para. Thorough? Clear? पैरा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है. चले बेटा आगे. अक्षित जल्दी लिख यार. और सबने लिख लिया है. चले बेटा. चल, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 वेरी, जितना वेरी जोड़ सको दैट मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से सुनोगे. क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ दोस्त जल्दी से. हाँ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर पे जाएंगे. क्या है बोल रहा है? ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, yet it is ortho-para directing towards electrophilic aromatic substitution reactions. क्या कहना चाह रहा है बेटा? एक हमारा लॉजिक होता है, रूल होता है. क्या कहता है वो? बोलता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, बट chlorine is a withdrawing group, but then also it is ortho para directing. Why is it so? It's a contradictory बात कि withdrawing group होने मेटा डायरेक्टिंग चाहिए, बट क्लोरीन withdrawing ग्रुप है फिर भी वो ortho para directing है. Why? What is the reason behind that? Give reason. क्वेश्चन समझ गए? It should have been meta directing, but it is ortho para directing. Why? ये कहना चाह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में. अब देखो बेटा, क्लोरोबेंजीन में दो इफेक्ट्स होते हैं. एक होता है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा होता है उसमें इंडक्टिव इफेक्ट. थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट इट withdraws the electron charge density from the benzene ring,
and through resonance effect it donates the electron charge density on the benzene ring. तो ध्यान से देखोगे इधर, so let's say for example क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये मैं उसके दोनों इफेक्ट्स आपको दिखा रहा हूं. क्लोरोबेंजीन ये है, मान लो क्लोरोबेंजीन में आपके पास क्या चीज कह रहे हैं, दैट क्लोरोबेंजीन इज, ये अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं, एंड अगर मैं रेजोनेंस इफेक्ट की बात करूं, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से. दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने वाला इफेक्ट है. एंड रेजोनेंस इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट. ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है यहां पे. तो थ्रू inductive effect chlorobenzene would try to withdraw the electron charge density from benzene ring. benzene ring से electron charge density को withdraw करने की कोशिश करेगा, owing to which अगर वो benzene ring से electron charge density खींचेगा तो अपने ऊपर क्या चार्ज लाएगा, नेगेटिव. और बेंजीन रिंग की हर पोजीशन पे बेटा क्या लाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को इसमें. अब बेटा अगर क्लोरोबेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेंजीन की हर पोजीशन पे, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का अटैच करना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? क्यों होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, दे आर द नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स. नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना वुड बी. तो क्या मैं कह सकता हूं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, through inductive effect it destabilizes all the positions of benzene ring for E plus attack, for E plus attack, या कह सकता हूं मैं डीएक्टिवेट्स, मैं डीस्टेबलाइज ना बोल के बोल देता हूं डीएक्टिवेट्स ऑल द पोजीशंस. मतलब हर पोजीशन को वो डीएक्टिवेट कर रहा है ना, वो नहीं चाह रहा कि अटैक हो पाए इसकी वजह से. सो इट डीएक्टिवेट्स ऑल द पोजीशंस ऑफ द बेंजीन रिंग. मतलब बेंजीन रिंग की किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम देखें. बट ऑन द अदर हैंड जब हम किस पे जाते हैं बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट पे जाते हैं, तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डोनेट करता है बेंजीन रिंग पे, ओइंग टू विच द नेगेटिव चार्ज इज बीइंग डेवलप्ड एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. खाली ऑर्थो पैरा पे ही आता है, मेटा पे. सो बेटा ये एक्टिवेट कर रहा है बेंजीन रिंग को, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं जाके अटैक करना चाहता है जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो कहना है इसे थ्रू रेजोनेंस इट इज एक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, बट एट ऑर्थो एंड पैरा दोनों में से स्ट्रॉन्गर इज इंडक्टिव, जिसकी वजह से सारी पोजीशंस डीएक्टिवेट होती हैं, बट ऑर्थो एंड पैरा वुड बी लेस डीएक्टिवेटेड, क्योंकि वहां पे एक्टिवेशन भी हो रखी है इंडक्टिव रेजोनेंस की वजह से. सारी पोजीशंस डीएक्टिवेट हो रही है, बट 3 पोजीशंस ऐसी हैं ऑर्थो पैरा ऑर्थो जहां पे एक्टिवेशन भी है, जिसकी वजह से इफ एन इलेक्ट्रोफाइल वुड कम इट वुड ऑलवेज बी ट्राइंग टू कम एट आइदर ऑर्थो और एट पैरा position. So I would write over here through resonance
It activates the benzene ring for E plus attack at ortho and para. बोलो मेरे बेटा, कैसे होगा बेटा मेटा पे? रेजोनेंस मेटा पे कैसे होगा? आपने रेजोनेंस बना के देखा, उसमें नहीं देखा नेगेटिव चार्ज कहां पे आता है? रेजोनेंस तो पूरा हमने बनाया ना यार, मेटा पे तो आता ही नहीं नेगेटिव चार्ज। ये मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना लिख रहा हूं, ये तो हमने जो रेजोनेंस बनाया उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। क्लियर टू बी ऑल? अच्छे से पक्का? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और ये दोनों इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर। समझ गए? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7th, RF part 7th क्वेश्चन। देखो, HX कैन कन्वर्ट ROH टू RX, बोल रहा है ये चीज पॉसिबल है, ROH को RX में कन्वर्ट करना है अगर, तो वी कैन यूज HX। इफ यू रिमेंबर हम क्या यूज करते थे? कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रा ZnCl2। So this is possible by HX, but conversion of phenol to aryl halide is not possible by HX. Why? This is not possible by HX, this is possible. Why is it so? This is the question. क्वेश्चन समझ गए क्या कहना चाह रहा है? तो बेटा यहाँ पे भी क्या होता है, फिनॉल में रेजोनेंस होता है, और फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से व्हाट हैपेंस, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ये होता है बेटा फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे क्लोरोबेंजीन का था, सिमिलर मैनर में फिनॉल का है। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही बेटा? क्योंकि अगेन यहां पे देखो, देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अ partial double bond character which is difficult to break in the case of phenol, that's why this reaction does not happen, whereas this reaction do take place, क्योंकि वहां पे खाली सिंगल बॉन्ड होती है, कोई partial double bond का चक्कर नहीं होता। समझ गए बच्चे? क्लियर है सबको? 8th क्वेश्चन आप सबके लिए है, जल्दी से पढ़ लो, मैं कुछ बताऊंगा नहीं 8th में, कि इट्स प्री अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8, नाइन्थ क्वेश्चन आप पहले से ही कर चुके हो, 8th पढ़ लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं 10th पे। नोटेड एवरीवन दिस थिंग? जस्ट हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 10th पे आऊंगा, 8 जल्दी से पढ़ लो। आई वुड बी स्टार्टिंग विद 10th, अगेन अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th।
8th क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया? बेटा चैप्टर में रिएक्शन पार्ट उतना ज़्यादा नहीं है या इजी है पार्ट रिएक्शन, तो इस चैप्टर में से थ्योरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बस ज़्यादा आते हैं कम आते हैं वाली कोई बात नहीं। पॉसिबिलिटी है थ्योरी भी आ सकता है, रिएक्शंस भी आ सकते हैं, बट ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन थ्योरी से पूछ सकता है, बट आते दोनों हैं, कन्वर्जन भी आती हैं। पढ़ लिया 8 क्वेश्चन, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर दक्ष क्या कह रहे हैं 10th क्वेश्चन? बहुत अच्छे से सुनना क्या बोल रहे हैं। प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो ग्रेटर रिएक्टिविटी थ्रू SN1 मैकेनिज्म देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, एक्सप्लेन। पहली बात तो प्राइमरी एलाइलिक और प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड होता क्या है वो हमें पता लगना चाहिए। तो प्राइमरी एलाइलिक, एलाइलिक क्या सिखाया था मैंने? बीटा और गामा में डबल बॉन्ड। सो शैल आई राइट इट लाइक दिस? Can I say this to be primary allylic? Double bond is in beta and gamma, alpha, beta, gamma. Beta gamma में double bond आ रही है, that's why it is allylic. और अगर बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक भी सेम होता है बेटा, ये देखो बीटा और गामा में वहां पे भी डबल बॉन्ड होती है, बस बेंजीन रिंग के साथ। दिस इज बेंजाइलिक। सर कैसे? अब देखो बेटा बेंजाइलिक में दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, बीटा गामा में डबल बॉन्ड आ रही है अगेन। तो बोल रहे हैं प्राइमरी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं थ्रू SN1 मैकेनिज्म कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ये हो गया बेटा CH3, CH2, CH2, Cl, जहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होगी, कुछ नहीं होएगा, दैट इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। पहले तो बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या कहना चाह रहा है हमसे, तब मैं आंसर पे चलूंगा। मैंने बोला कि ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 मैकेनिज्म के थ्रू कंपेयर टू दैट ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन। समझ गए? अब सबसे पहली और फॉरमोस्ट बात, इफ यू रिमेंबर द SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू 2 स्टेप्स। इट्स अ 2-स्टेप मैकेनिज्म जिसमें पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता था और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर था 3 डिग्री, 2 डिग्री। 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव कंपेयर टू दैट ऑफ 2 डिग्री कंपेयर टू दैट ऑफ। तो बेटा कभी भी SN1 मैकेनिज्म से अगर वो हमें बात कह रहे हैं तो वी नीड टू थिंक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कि कितना स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होगा। तो इन दोनों में बेटा जो कार्बोकेटायन बनता है वो ज्यादा स्टेबल बनता है कंपेयर टू दैट ऑफ दिस कार्बोकेटायन। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो कैसे, अगर मैं दोनों का कार्बोकेटायन बनाऊं तो यहां से ये Cl हटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ही यहां से ये Cl हटेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट वुड बी द कार्बोकेटायन। तो एलाइलिक कार्बोकेटायन वुड बी दिस CH2 डबल बॉन्ड, बोलो बेटा यही नहीं होगा? अच्छा Cl नहीं है, सॉरी Cl नहीं है, so it would be CH2 and a plus charge and a plus charge, यही होएगा। और इसको अगर मैं कहूं तो ओवर हियर द रेजोनेंस कैन टेक प्लेस। कैसे करेगा बेटा? दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर एंड पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर हियर। क्या बन जाएगा कंपाउंड? CH2 a प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपका रेजोनेंस इन द एलाइलिक। तो एलाइलिक रेजोनेंस इज एलाइलिक कार्बोकेटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब आते हैं किस पे? बेंजाइलिक पे। बेंजाइलिक का ये बनेगा बेटा बोलो, वुड दिस बी द केस? इसका भी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, कैसे? रेजोनेंस से। ये डबल बॉन्ड ऊपर,
पॉजिटिव चार्ज कम्स डाउन, फिर ये डबल बॉन्ड ऊपर, पॉजिटिव चार्ज कम्स अगेन डाउन, फिर ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज अगेन गोज अप, एंड लास्टली बेटा ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पे एंड पॉजिटिव चार्ज अगेन गोज अप. This won't be the case. So you can clearly see जितना ज़्यादा चार्ज का मूवमेंट होता है उतना वो कंपाउंड स्टेबल होता है. तो इसमें देखो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब चार्ज की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. तो द कार्बोकेटायन इन बोथ ऑफ दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कंपेयर टू दैट ऑफ द कार्बोकेटायन इन दिस, जो कि बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होएगा ही नहीं क्योंकि उसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, उसमें तो रेजोनेंस बनेगा ही नहीं, ये बनेगा इसका कार्बोकेटायन, एंड इसमें कहीं रेजोनेंस हो ही नहीं सकता इस कंपाउंड में. क्लियर है बात एवरीवन? पक्का से जल्दी से नोट डाउन करते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? दक्ष पढ़ 18 क्वेश्चन. हाँ बेटा. नियोमेंटाइल ब्रोमाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वेरी स्लोली बाय. अब बेटा उन्होंने कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला दैट SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन, उन्होंने ऐसा बोला, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ 2 डिफरेंट टाइप SN1 एंड SN2. तो अगर नहीं बोला तो हमें दोनों में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि SN1 में भी स्लोली करता है, SN2 में भी स्लोली करता है. दिस वी हैव टू मेंशन. क्यों? रीजन बताना पड़ेगा दोनों में ही क्यों स्लोली करता है. पहली बात, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड इज दिस. नियो मैंने क्या सिखाया था? एक कार्बन पे 3 CH3, दिस इज नियो. पेंटाइल बोला बेटा, पेंटाइल के लिए क्या चाहिए होता है? कितने कार्बन आइटम चाहिए होते हैं? 5. अभी कितने हैं? 4. सो CH2, दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड. अब बेटा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में अगर आप चेक करते हो तो पहली बात करता हूं SN1 के थ्रू क्यों स्लोली चलता है. मैंने क्या सिखाया? SN1 रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकेटायन फॉर्मेशन. मतलब अगर कार्बोकेटायन जो है वो क्या बनेगा? अनस्टेबल बनेगा तो SN1 में स्लो होएगी रिएक्शन, और कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा तो SN1 में इट वुड बी फास्टर. और सेकंड SN2 की बात जब करते थे तो SN2 में पीछे से आके अटैक होता है, उसके बेसिस पे आपको बताना होगा. सो लेट्स कम फॉर द SN1 फर्स्ट. अगर मैं SN1 में बोलूं बेटा इसका कार्बोकेटायन अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा? ये Br अगर हट जाता है तो पॉजिटिव चार्ज वुड कम ओवर हियर, तो द कंपाउंड फॉर्म वुड बी CH3 सॉरी इस पे नहीं होएगा, CH2 एंड अ प्लस चार्ज, ये होगा. और इसमें अगर चेक कर पा रहे हो तो बेटा इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस कार्बन के साथ और कितने कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं? मुझे एक दिख रहा है. तो इट वुड बी अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन. सो वी क्लियरली नोज दैट 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज less stable compared to that of 2 degree और 3 degree कार्बोकेटायन. पहली चीज. सेकेंड, तो मतलब SN1 में स्लो हो रहा है, रीजन हमें क्वाइट क्लियर पता लग गया, बिकॉज SN1 में आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लेस स्टेबल. अब आते हैं SN2 पे. ये रहा बेटा एल्काइल हैलाइड, दिस. अब अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाह रहा है बेटा तो कहां से करेगा? फ्रॉम द बैक साइड. वो यहां से आके अटैक करना चाहेगा फ्रॉम हियर,
और इधर तो बेटा पहले से ही एक बड़ा ग्रुप बल्की ग्रुप अटैच हो रखा है। इस बल्की ग्रुप से अटैक करवा पाना, ये वाला जो ग्रुप अटैच्ड है, दिस इज अ बल्कियर ग्रुप अटैच्ड फ्रॉम द बैक साइड, और इसको अटैक कहां करना है, इस कार्बन एटम पे। तो बेटा पीछे से आते हुए तो बल्की ग्रुप अटैच हो रखा है, तो क्या बल्की ग्रुप के साथ अटैक करना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा? दैट्स व्हाई SN2 में भी डिफिकल्ट है, और SN1 में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, इसलिए SN1 में भी डिफिकल्ट है। इन बोथ ऑफ देम इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्लियर? पक्का से, अच्छे से, जल्दी। जल्दी से बेटा। क्या बेटा? रिएक्शन हो सकता है बट इट वुड टेक मोर टाइम, स्लो होएगी रिएक्शन, कहने का मतलब ये है 1-2 घंटे। हो गए बेटा? क्लियर? बेटा हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, रट्टा मारने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, क्लियर बोल रहा हूं। जब पढ़ोगे तो भी रट्टा मत मारना, मल्टीपल टाइम्स रीड करना कि वो कह क्या रहे हैं। अगर आप 50% भी नोट्स की लैंग्वेज लिख दोगे, 50% अपनी भी लिख दोगे, इट वर्क्स। और तुम पहले ही सारी अपनी भाषा यूज करोगे जिसमें इंग्लिश भी तुम्हें अच्छे से लिखने नहीं आती, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए ट्राई टू रीड इट मल्टीपल टाइम सो दैट यू कैन गेट द हैंग ऑफ इट, दैट आंसर कहता क्या है। चले, बड़े आगे बेटा, हो गया? चलो लेट्स कम ओवर टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, आरफ पढ़ 19 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या चीज हो रही है, दोनों चीजें बताता हूं। सुनना अब अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, whereas with alcoholic KOH it leads to the formation of alkene. Why is it so? Give the reason for it. क्वेश्चन समझ गए क्या बोला? आपको याद भी होगा अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में देयर इज एन एल्कीन बीइंग फॉर्म, एंड एल्काइल एक्वस KOH की प्रेजेंस में देयर इज अ। तो बोलता है ऐसा होता क्यों है ये बताओ। द रीजन फॉर इट इज, बेटा ऐसा होने का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। बोलता है कभी भी कोई भी एल्काइल हैलाइड इज बीइंग ट्रीटेड विद अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस। एनी एल्काइल हैलाइड इफ इट इज बीइंग ट्रीटेड विद अ न्यूक्लियोफाइल और अ बेस, then there is always a competition between elimination and substitution to take place. क्या बोला? कभी भी कोई भी एल्काइल हैलाइड अगर न्यूक्लियोफाइल और बेस के साथ रिएक्ट करता है, then there is always a competition between elimination or substitution to take place. In the reagent of low polarity, that is alcohol, it is of low polarity, पोलर कम होता है ये, एंड वाटर बेटा ज्यादा पोलर होता है, इट इज ऑफ हाई पोलैरिटी वाटर। तो क्या कहता है, इन द रिएजेंट ऑफ लो पोलैरिटी दैट इज अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन रिएक्शन इज favored and the product is alkene, whereas in the reagent of high polarity that is aqueous KOH, substitution reaction is favored and the product is alcohol. So यहाँ पे क्या हुई बेटा, there is a elimination reaction being taking place.
क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ लो पोलैरिटी एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड, whereas in the case of high polarity substitution reaction is favored. So substitution के केस में अल्कोहल फॉर्म होता है और एलिमिनेशन के केस में एल्कीन इज द प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म. समझ गए बात अच्छे से? पक्का? क्वेश्चन नंबर 20th. क्वेश्चन नंबर 20. दक्ष पार्ट 20th. याद है ये रिएक्शन KCN एंड AgCN, अलग अलग दो रिएक्शंस की बात कर रहा है. बोल रहा है कभी भी हेलो एल्केन अगर KCN के साथ रिएक्ट करता है तो यू गेट अ साइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट, दैट इज दिस. एंड जब वो AgCN के साथ रिएक्ट करता है तो यू गेट आइसोसाइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, दैट इज दिस. दिस इज साइनाइड, एल्काइल साइनाइड. And this is alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide. बोल रहे हैं why is it so, give reason. क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है. तो बेटा ऐसा होता क्यों है, मैंने पहले जब रिएक्शन करवा रहा था तब भी समझाया था, फिर से बता रहा हूं. सबसे पहली बात, CN इज अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. And ambident nucleophiles में there are two attacking sites, but at a time only one is being involved in the bond formation. So CN can attack from carbon as well as CN can attack from nitrogen. But in the case of KCN, which is predominantly ionic in nature, वो aqueous solution में जाके आपको क्या देता है, K plus and CN minus. तो बेटा CN minus में carbon as well as nitrogen both are in a position for the bond formation, but bond formation takes place from carbon side and not from nitrogen side because carbon carbon bond is more stronger compared to that of carbon nitrogen bond. That's why the compound formed is alkyl cyanide, whereas AgCN is कोवेलेंट इन नेचर. तो ये सॉल्यूशन में जाके ब्रेक नहीं होता और खाली नाइट्रोजन के पास ही पॉसिबिलिटी होती है बॉन्ड फॉर्म करने की, कार्बन के पास होती ही नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इट. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन द अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम नाइट्रोजन साइड एंड द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एल्काइल आइसोसाइनाइड. Major product formed is alkyl isocyanide. Am I clear? अच्छा. कहाँ बोला आइसोसाइनाइड आपको मेजर? तूने सुनी ही नहीं मेरी बात, मैंने क्या बोला? ये दो अलग अलग चीजें हैं या सेम चीज है दोनों? तो फिर KCN प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, AgCN भी आयनिक है क्या? AgCN तो कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट सॉल्यूशन में जाके ब्रेक थोड़ी ना होता है. तब तो खाली नाइट्रोजन के पास ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये टूट ही नहीं रहा सॉल्यूशन में जाने के बाद. नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसलिए नाइट्रोजन ही अटैक कर सकता है, कार्बन कर ही नहीं सकता. बट यहां पे दोनों के पास पॉसिबिलिटी थी. चाहता तो वो C से भी कर सकता है, चाहता तो वो N से भी कर सकता है, बट अटैक कहां से होता है? C से, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. दैट वाज द रीजन. सिर्फ आइसोसाइनाइड की बात होगी और KCN डालने पे इट वुड बी अ साइनाइड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड. गॉट इट? अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन दिस वन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20th. चलो 21st. क्वेश्चन नंबर 21st क्या बोल रहे हैं? पढ़ दक्ष, क्या बोल रहे हैं 21st?
Although haloalkanes are polar in nature, yet they are slightly soluble in water, whereas soluble in organic solvents. Explain. क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने एक बात सुनी है, सीखी है, समझी है हर समय, दैट पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। अब बेटा हेलोएल्केन्स पोलर होते हैं तो उनको वाटर में इजीली डिसॉल्व कर जाना चाहिए, बट वो कह रहे हैं वाटर में वो डिसॉल्व नहीं कर पाते या कम डिसॉल्व करते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, वेयर एज दे आर मोर सॉल्युबल इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स विच आर नॉन पोलर इन नेचर, जबकि हेलोएल्केन्स को नॉन पोलर रिएजेंट में डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसा ही है ना, बट फिर भी वो डिसॉल्व कर पाते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द रीजन बेटा, अगर हेलोएल्केन को वाटर में डिसॉल्व करना है, मीनिंगली हेलोएल्केन्स नीड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। हेलोएल्केन्स को वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करनी पड़ेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, and that energy is not easily available in the chemical bond formation, क्योंकि जितनी एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने में लग रही है उससे कम एनर्जी रिलीज होती है जब हेलोएल्केन वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं तब। तो मतलब सप्लाइड ज्यादा है, रिलीज्ड कम है, और जहां पर भी मुझे एनर्जी सप्लाई करके कोई रिएक्शन करनी पड़ रही है वो हर समय नॉन फिजिबल होगी या कम स्टेबल होएगा वो रिएक्शन का हो पाना, बट जहां पर मुझे एनर्जी रिलीज होके मिलेगी दैट वुड बी अ वेरी वेरी फेवरेबल कंडीशन। सो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे उनकी बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है जब हेलोएल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तब। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, इंस्टेड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज वेरी लो, वेयर एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज लो, वेयर एज हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड व्हेन दे डिसॉल्व इन इट। एक बार क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ भी लो जल्दी से, सो दैट इट शुड बी क्लियर। गो फॉर इट फास्ट। 21st क्वेश्चन, एक मिनट रुक जा बेटा, पढ़ लेने दे 21 सबको पहले। गो फॉर द 21 फास्ट एवरीवन। हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा, या कुछ बताना है? चलें फिर आगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 22। हाँ बेटा पढ़ जरा 22 क्या कह रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं एलाइल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड रेडिली देन एन प्रोपाइल क्लोराइड, यही बोल रहे हैं। एलाइल क्लोराइड होता क्या है बेटा? बीटा गामा में डबल बॉन्ड, दिस इज द केस, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, दिस इज एलाइल क्लोराइड। Whereas दूसरा क्या कह रहे हैं? एन प्रोपाइल क्लोराइड विच इज दिस। अगर मैं दोनों की रिएक्शंस कराता हूं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब एक्वस KOH से रिएक्शन है, एक्वस NaOH से रिएक्शन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं दिस हाइड्रोलाइजेस वेरी रेडिली बट दिस डज नॉट। वाई? क्वेश्चन क्लियर है? बोलो क्वेश्चन क्लियर है? क्या रहा है बेटा? मैंने पहले भी सिखाया था कि कभी भी अगर एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, मीनिंगली वी आर गोइंग फॉर द SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म में वी प्रोसीड थ्रू द कार्बोकेटायन
formation. So the stability of carbocation would decide the rate of रिएक्शन. तो आपको यहां पे चेक कर रहे हैं कि कार्बोकेटायन किस में ज्यादा स्टेबल है, आइदर इन दिस और इन दिस. तो एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. ये हमने पहले भी बात करी है. ये देखो एलाइल कार्बोकेटायन ये बनेगा, दिस इज एलाइल कार्बोकेटायन. इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर. Whereas this is not possible in this N-propyl. Because of that particular reason, allyl fast होता है and N-propyl slow होता है. Got it? Second part बोल बेटा क्या है? देखो अब विनाइल क्लोराइड है ये एंड इथाइल क्लोराइड है ये. अब इसमें भी आप हाइड्रोलिसिस ही कर रहे हो बेटा, बट बोल रहे हैं विनाइल स्लोली करता है बट इथाइल इजीली कर जाता है. बिल्कुल. क्यों? बिकॉज विनाइल में भी रेजोनेंस होता है, बट विनाइल में रेजोनेंस की वजह से कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड आ जाती है, जो हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा. क्वेश्चन नंबर 3 था. ये रहा विनाइल. तो बेटा इसमें रेजोनेंस होएगा तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर यहां पे. तो दिस डबल बॉन्ड लोन पेयर कम्स ओवर हियर, दिस डबल बॉन्ड कम्स ओवर हियर. क्या बन जाएगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH पे डबल बॉन्ड, Cl विद अ पॉजिटिव चार्ज. इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, CH2 CH Cl विद अ पार्शियल डबल बॉन्ड, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव. इस पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इज डिफिकल्ट इन द केस ऑफ विनाइल, वेयर एज इथाइल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं, ये नॉर्मली रिएक्शन कर सकता है. आर वी ऑल क्लियर? अच्छे से, कोई डाउट्स? जल्दी से नोट डाउन कर लो. 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, देन वी वुड बी मूविंग फर्दर. चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था लास्ट, 22nd? ठीक है, 23rd क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट पार्ट 23rd क्वेश्चन. तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो हमने करी थी बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2 जो आपने यूज किया था. दे आर आस्किंग व्हाई डू वी यूज एनहाइड्रस ZnCl2 ओवर देयर. So you can check over there. It's a very easy one and we have discussed at that time also. पढ़ लो एक बार क्या है. चले 24th पढ़ बेटा. सुनना बेटा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहली बात तो डाइपोल मोमेंट होती क्या है. क्या बेटा बोला तो था बेटा पढ़ने के लिए, अभी सुना ही नहीं तूने. डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज into distance. This is the formula for dipole moment. तो बोलते हैं dipole moment of cyclohexyl chloride is more compared to that of the chlorobenzene. Why is it so? This is the question. तो बेटा ये रहा chlorobenzene हमारे पास, whereas ये रहा cyclohexyl chloride. पहली बात बेटा chlorobenzene में there is resonance, resonance की वजह से there is a partial double bond character over here. And there is a delta positive delta negative charges over here in the chlorobenzene. But बेटा cyclohexyl chloride में पूरी सिंगल बॉन्ड है. पहली चीज ये सिंगल बॉन्ड, और दूसरी चीज कोई पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, कंप्लीट चार्ज होता है.
So magnitude of charge as well as distance both are more in the case of cyclohexyl chloride, क्योंकि बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड छोटी होती है, तो डिस्टेंस कम हो गया. और जब डेल्टा चार्ज आ रहा है, डेल्टा का मतलब 1 से कम चार्ज, इस पे पूरा +1 पूरा -1 आता है, यहाँ पे 1 से छोटा चार्ज आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी कम हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया, दोनों इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, विच आर मोर इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड. साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का ज्यादा है, क्लोरोबेंजीन का कम है. बेटा पार्शियल चार्ज है ना यहाँ पे, और उस पे कंप्लीट चार्ज होता है. पार्शियल है, उसमें पार्शियल का मतलब 1 से कम होता है बेटा. डेल्टा मींस 1 से छोटा चार्ज, दैट्स व्हाई. हाँ जी, ठीक है, क्लियर. ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं. बोल बेटा. ये भी हम क्वेश्चन किया था हमने. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हर समय एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हाइड्रेटेड कंडीशन में प्रिपेयर हुआ, लेट से ये इसको अगर हमने हाइड्रेटेड कंडीशन में प्रिपेयर किया तो इट्स डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ एल्केन, जो हमें नहीं चाहिए. क्या हो जाएगा? OH H would come over here and OH over here, bond breaks and the product formed is RCH3 plus MgOH Cl. That's why, because of this reason, the Grignard's reagent should always be prepared in the anhydrous conditions. Got it? चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे. पढ़ बेटा 25. इफ यू ऑल रिमेंबर, बेंजीन की आइडोनेशन के लिए हमने ये किया था. ये रहा बेंजीन, ये इसको अगर आइडोनेट करना था तो वी हैव यूज्ड I2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 और HiO4 which act as the oxidizing agents, if you remember. ऐसा क्यों था? बिकॉज दिस वॉज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए थे, HNO3 और HiO4. दैट्स व्हाई the idonation of benzene ring is not done separately. It is being done with an oxidizing agent so that the reaction should not move in the backward direction. It should only move in the forward to make it a single headed reaction. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26. तो enantiomers क्या होते थे? enantiomers are the compounds which rotates the plane of polarized light in opposite direction or different directions. One of them rotated towards right, which we call it to be dextrorotatory. Other rotated towards left, which we call it to be levorotatory. D और L दोनों को हम क्या कहते हैं? enantiomers का नाम देते हैं. और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी यही चीज होती है जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. क्लियर? चलो आगे. व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? रेसिमिक मिक्सचर क्या होता था बेटा? रेसिमिक मिक्सचर इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन. रिटेंशन और इन्वर्जन के इक्विमोलर मिक्सचर को हम क्या बोलते थे? रेसिमिक मिक्सचर. एंड इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. हाँ बोलो, एक ही बात. आप एनांटियोमर्स लिखो, आप इन्वर्जन रिटेंशन लिख लो, आपकी मर्जी है. एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर. इनएक्टिव बेटा, रेसिमिक मिक्सचर तो इनएक्टिव होता था. चले आगे. नेक्स्ट बेटा, D and L. D is dextrorotatory, which rotates the plane of polarized light towards right. L is levorotatory, which rotates the plane of polarized light towards left. चलो चलो आगे. C plus of a carbocation be a chiral center. बोल रहे हैं क्या ये
C प्लस कैन इट बी अ कायरल सेंटर? कायरल सेंटर क्या होता था बेटा? जिस कार्बन पे चारों के चारों ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट। तो बेटा कैन इट बी अ कायरल सेंटर C प्लस? कैन C प्लस बी अ कायरल सेंटर? yes or no and why? C प्लस ऑफ अ कार्बोकेटायन कैन नॉट बी अ कायरल सेंटर, क्योंकि C प्लस का मतलब ही है दैट इट हैज 3 वैलेंसीज ओनली। और कायरल सेंटर होता है जिनमें चारों ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट। जब चारों है ही नहीं, अटैच ही नहीं हो सकते, देन हाउ कैन इट बी डिफरेंट? कैन इट बी? दैट्स व्हाई C प्लस ऑफ अ कार्बोकेटायन कैन नॉट act as a chiral center. Got it? आगे कौन सा क्वेश्चन है बेटा? इथाइल क्लोराइड is a gas which is this CH3 CH2Cl, whereas ethyl iodide is liquid at room temperature. सुनना बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? हेलोजन का डिफरेंस है। और कोई एक गैस है दूसरा लिक्विड है, मीनिंगली उसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस का डिफरेंस आएगा। जिसमें फोर्सेस स्ट्रांग होएंगी वो क्या होएगा? सॉलिड होएगा या लिक्विड होएगा। जिसमें फोर्सेस वीकर होएंगी दैट वुड बी अ गैस। दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस आ रहा है, हेलोजन का। और हेलोजन में भी क्या डिफरेंस आ रहा है? हेलोजन के साइज का। बेटा आयोडीन का साइज बड़ा होता है क्योंकि ऑर्डर क्या होता है? FCl Br I। इसका साइज बड़ा है बच्चा, और साइज बड़ा होने से एक टर्म आती है जिसको हम बोलते थे वैंडर वॉल फोर्सेस। शायद अगर 11th में पढ़ी हो, याद हो तो। साइज बड़ा होने से, सरफेस एरिया बड़ा होने से एक फोर्स इफेक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस। सो सरफेस एरिया जो है वो वैंडर वॉल फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो बेटा अगर वैंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी, जो कि किस में है ज्यादा? आयोडीन वाले केस में, तो उसमें इवेंचुअल सी बात है फोर्सेस ज्यादा है तो इट वुड बी एक्टिंग एज अ लिक्विड और सॉलिड कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन वाला केस जिसमें फोर्सेस वीकर है क्योंकि सरफेस एरिया कम है। ठीक है, पक्का? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 31। बेटा ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस। और यहां पे कौन सी फोर्स काम करेगी? वैंडर वॉल्स फोर्सेस वुड वर्क ओवर हियर। सो सबसे ज्यादा वैंडरवॉल फोर्सेस किस में होंगी? सबसे कम किस में होंगी? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है बात? कुछ बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए शायद। चल दे आगे, चलो लेट्स मूव ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। पढ़ बेटा। देखो बोल रहे हैं अमंग आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, मतलब 3 आइसोमर्स बना लेता हूं एल्काइल हैलाइड्स के, लेट से दीज। एक आइसोमर है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एक आइसो बना लेता हूं इसका, एंड एक नियो बना लेता हूं इसी का। बेटा तीनों में आप एक डिफरेंस देख पा रहे हो, मुझे दिख रहा है सरफेस एरिया का डिफरेंस। इसका सरफेस एरिया सबसे बड़ा है, इसका सरफेस एरिया सबसे छोटा है। और सरफेस एरिया पे क्या चीज वेरी करती है? वैंडर वॉल फोर्सेस। तो मतलब सबसे हाईएस्ट वैंडर वॉल फोर्सेस, सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट,
इसका, because boiling point is directly proportional to van der Waals forces and van der Waals forces are directly proportional to surface area. तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी वैसे वैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होना स्टार्ट होएगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज होएगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होंगी, जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज होंगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा. Am I clear? अरे यार कैसी बात कर रहा है, इसका सरफेस देख, जो सरफेस एरिया क्या होता है, द एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. तो ये जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो वो ज्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा या स्फेरिकल कंपाउंड? नहीं करेगा ना, इसलिए. चले आगे 33rd. अब सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सीक्वेंस ऑफ CH3X फॉर डाइपोल मोमेंट, ध्यान से देखना. देखो डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करती है, मैं यहां पे लिख भी चुका हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और, तो बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसका ज्यादा होता है? जिसपे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन. उसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आ रहा है. और डिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? जिसका साइज, तो सबसे बड़ा साइज किसका है? सो डिस्टेंस वाला फैक्टर का क्या हो जाएगा ऑर्डर? इट वुड बी CH3I, CH3Br, CH3Cl एंड CH3F. ठीक है, ठीक है. अब बेटा डाइपोल मोमेंट दोनों पे डिपेंड करती है, बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वाला फैक्टर है दैट ओवर पावर्स ऑन द डिस्टेंस फैक्टर. तो ऑर्डर होना तो ये चाहिए था, बट ऑर्डर होता ये नहीं है. क्यों नहीं होता ऑर्डर ये? बिकॉज बेटा क्लोरीन का ना तो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है और ना ही उसका डिस्टेंस बहुत कम होता है. जब दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस का, तो इट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम फॉर क्लोरीन, देन द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड गोज. सो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH3Cl, देन CH3F, then CH3Br, then CH3I. Because when we take the magnitude of charge into distance for chlorine, it comes out to be more compared to that of for iodine. That's why it is CH3Cl would be more than fluorine, then chlorine, then iodine. तो वो तो फ्लोरीन भी उसके पास ही है, फ्लोरीन भी तो पास है दोनों साइड में. देखो मैग्नीट्यूड ओवर पावर करता है, मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड ओवर पावर करता है. तो Cl का ज्यादा होने के बाद जो मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा. ठीक है, पक्का? क्वेश्चन नंबर 34. रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का काम करता था अकॉर्डिंग टू लीच-एटिलियर्स प्रिंसिपल. 35th. सामने है आपके. क्योंकि डाइपोल मोमेंट खाली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डिस्टेंस. सो मैग्नीट्यूड जरूर से फ्लोरीन का ज्यादा है, बट जब मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हैं दैट कम्स आउट टू बी मोर फॉर क्लोरीन. ठीक है, 37th है 36th है 36th.
बेटा हेलो एल्केन्स में हेलोजन आ गया, हेलोजन आने से सरफेस एरिया बढ़ गया, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ गई, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। 37 PCl5 और SOCl2 में से कौन प्रेफर्ड होता है? ये हमने मेरे ख्याल से पढ़ रखा है अच्छे से। हायोनील, दिस रिएक्टिंग इट विद PCl5, तो PCl3 ClCl, bond breaks from here, compound formed is CH3 CH2Cl plus POCl3 plus of HCl, which is in gaseous form. Whereas on the other hand, CH3 CH2OH reacting it with SOCl2 SOClCl, bond breaks from here, compound formed is CH3 CH2Cl plus SO2 gas plus. So since thionyl chloride में दोनों के दोनों बाय प्रोडक्ट्स आर द गैसेस which escape out from the reaction vessel leaving behind the main product, which is not the case with PCl5. That's why we prefer to go for thionyl chloride, that is SOCl2. क्लियर है बात? पक्का? और शायद उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो मुझे बताने की जरूरत है, और सब मैंने करा रखा है। ये भी वैसे करा ही रखा था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये नहीं कराया था, बट एल्स आफ्टर दिस एवरीथिंग यू हैव डिड विद मी ओनली रिएक्शंस में ही। तो ऑफिशियली वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज नाउ बीइंग डन। So in the next class I would be starting off with our next chapter in the next class. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में